हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की कुछ मार्केट अपडेट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस कवर होंगे। डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, रेटिंग अपग्रेड के ऊपर क्या बात हुई है, जापान के इन्फ्लेशन और जो आईपीओ जो भी चल रहे हैं अभी कंटिन्यू लाइव, उनका क्या सब्सक्रिप्शन है वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डेटा को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट मेजर अपडेटें हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के मार्केट में हाईलाइट में मैक्रो डेटा, आईपीओ डिमांड और कॉर्पोरेट के स्टॉक न्यूज़ सब कवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को एक डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स होंगे जो तुम्हारे पोर्टफोलियो में होंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई होंगी। आईपीओ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जो बस चल रहा है उसका क्या डेटा आया वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ जो ग्लोबल लेवल पे भी जो कुछ न्यूज़ेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सारी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना सो दैट कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व, जो कि रोज हुआ यानी कि राइज हुआ है 4.7 बिलियन डॉलर से 702 बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, वीक एंडिंग 12 सितंबर तक की। ठीक है, तो हाई फॉरेक्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया के लिए एक फाइनेंशियल कॉशियस होता है। ये इंपोर्ट कवर बढ़ाता है, रुपए को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एफआई इन्वेस्टर को भरोसा देता है कि इकोनॉमी शॉक एब्जॉर्ब कर सकती है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 4.7 बिलियन डॉलर से 702 बिलियन डॉलर वीक एंडिंग 12 सितंबर तक रहा है। ठीक है, अब जब भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है तो उसका मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि एफआई इन्वेस्टर को भरोसा देता है कि बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का शॉक इकोनॉमी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है कंट्री। रुपी को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल बहुत ही सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट में। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हो गई। नाउ मूव ऑन करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़, रेटिंग एजेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जापान की आरआई ने अपग्रेड रेटिंग दी है, बीबी से बीबी प्लस प्लस कर दिया, यानी कि बीबीबी से बीबीबी प्लस करा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की रेटिंग को और अच्छी दी गई है। ठीक है, तो सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड से बोरोइंग कॉस्ट कम होती है और फॉरेन फंड्स अट्रैक्ट होते हैं। इससे इंडिया की इमेज एक सिक्योर और स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूत होती है। ठीक है, तो जब भी कोई कंट्री जैसे जापान की आरआई ने तो इंडिया की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो फॉरेन फंड्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, कि अगर कोई भी रेटिंग एजेंसी इंडिया की रेटिंग को बढ़िया करती है तो उससे सबसे इम्पैक्ट होता है कि फॉरेन फंड्स को अट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, इससे बेसिकली स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मजबूती दिखता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये रेटिंग का बढ़ना एफआई का हम ये कह सकते हैं कि इनफ्लो इंडिया में ला सकता है। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट जापान का इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन आया 2.7 अगस्त ऑन वर्सेस जुलाई का 3.1%, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन जापान का भी स्लो डाउन हुआ है। तो ये महंगाई हम कह सकते हैं थोड़ी काबू में आई है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो लोअर इन्फ्लेशन मतलब होता है कि बैंक ऑफ जापान को अग्रेसिव रेट हाइक की जरूरत नहीं होगी। तो इससे फायदा क्या होगा, जब इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है तो जो रेट होता है वो बढ़ने की बजाय स्टेबल होने की बजाय अभी जैसे इन्होंने क्या कहा कि अब ये धीरे धीरे रेट हाइक करने की बजाय ये स्टेबल रखेंगे या कट करने का विचार करेंगे। और जब भी रेट कट होता है कोई बड़े कंट्री की वजह से, तो बेसिकली हम कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट होता है पूरे ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल लिक्विडिटी स्टेबल रहेगी जिसका पॉजिटिव असर स्टॉक और बॉन्ड मार्केट पर भी पड़ता है। तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का पॉजिटिव न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो तीनों न्यूज़ देखी वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो, चाहे आपका फॉरेक्स रिजर्व का बढ़ना हो या रेटिंग एजेंसी इंडिया की रेटिंग को और सुधारना हो या जापान का इन्फ्लेशन जो कि कूल हुआ है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी के लिए। अब कुछ आईपीओ से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो आईपीओ आई वैल्यू इन फॉर सॉल्यूशन, इसका सब्सक्रिप्शन हुआ है 0.89 ओवरऑल। रिटेल ने 0.85 सब्सक्राइब किया और ये 22 सितंबर को क्लोज हो रहा है। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ये शुरुआत है, आज पहले ही दिन था। ठीक है, तो आईपीओ डिमांड अभी वीक है, स्पेशली रिटेल में अभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। आखिरी दिन का रश ये डिसाइड करेगा आईपीओ का क्या बेसिकली इम्पैक्ट ओवरऑल लिस्टिंग के टाइम रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो डिमांड बहुत ही, रिटेल में भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड। नेक्स्ट सात्विक ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ये भी आज ओपन हुआ था, तो इसका ओवरऑल 0.59 ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल ने 0.88 और ये भी क्लोज कब हो रहा है 23 सितंबर तक की। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन डिमांड कम है, आईपीओ के लिए एक मिक्स रिस्पॉन्स दिख रहा है। तो अभी भी हम कह सकते हैं आज ही ओपन हुआ है, तो रिटेल इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बट इंस्टीट्यूशनल अभी डिमांड इतना ज़्यादा नहीं है। तो देखने रहेगा 23 तक की, तो अभी तो बहुत टाइम में देखना है कितना ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ले पाता है। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले तो सेबी ने हिंडा पर एलिगेशन डिसमिस कर दिया। पहले ही बताया था कि जो भी हिंडनबर्ग ने जितने भी एलिगेशन लगाए थे अडानी के ऊपर, तो सेबी ने उन सबको डिसमिस कर दिया। तो ये एक बड़ा रिलीफ की खबर है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि भैया जो भी इन्वेस्ट किए होते हैं अब उनको रिलैक्स होगा थोड़ा।
ठीक है। स्टॉक सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाएगा और अडानी के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ईजियर भी पॉसिबल होगी, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अडानी के ऊपर जो भी था वो कम्प्लीटली अब क्लीन चिट हो चुके हैं, तो उनके स्टॉक्स में कोई भी तरह का एक हम कह सकते हैं डर का माहौल नहीं है, क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी हिंडनबर्ग की सारे एलिगेशन को डिसमिस कर दिया है। तो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है पर्टिकुलर इंडिया अडानी के इन्वेस्टर्स के लिए। अडानी की रेंज की बात कर लेते हैं, तो न्यू सब्सिडरी लॉन्च किया जाए अडानी इकोगेन 1 एंड 2। तो कंपनी का फोकस बेसिकली रिन्यूएबल पावर पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो अडानी ग्रीन है, जिससे नाम ही है बेसिकली ग्रीन एनर्जी का, तो ये और रिन्यूएबल पावर को और स्ट्रॉन्ग कर रही है अपने, ठीक है। ये सब्सिडी लॉन्ग टर्म ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को और बूस्ट करेगी, ठीक है। तो ये नई सब्सिडी भी हम कह सकते हैं कि इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ का काम करेगी इस स्टॉक के लिए। आगे बढ़ते हैं, आइसर मोटर की बात करें तो टाई अप किया फ्लिपकार्ट से, ठीक है। सेलिंग 350 सीसी बाइक्स ऑनलाइन, ठीक है। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि अब बाइक्स जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, ऑनलाइन सेल होंगी, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खबर है बेसिकली, ऑनलाइन अब आपकी बाइक्स भी अवेलेबल होंगी, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आइशर मोटर ने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया है। अभी बेसिकली ये 5 सिटीज़ में ही लॉन्चिंग हो रही है। तो बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि रॉयल एनफील्ड बाइक्स का ऑनलाइन लॉन्च एक नया डिजिटल सेल चैनल ओपन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब धीरे धीरे और भी बाइक्स जो होंगी और भी कंपनी की जो बाइक्स है वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन अपनी सेलिंग को इंक्रीज करेंगी या अपनी ऑनलाइन सेलिंग की कैटेगरी में भी आएंगी, क्योंकि अभी तक तो ये सब शोरूम में जाकर ही बाइक्स या कार्स को खरीदा जाता है। बट अब रॉयल एनफील्ड का जो ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने फ्लिपकार्ट से टाई अप करके ऑनलाइन लॉन्च करने की बात कही है, एक नया डिजिटल सेल्स चैनल ओपन होगा। इससे रीच बढ़ेगी और यूथ ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो गई है। बेल की बात कर लेते हैं, रिसीव जीएसटी नोटिस इसको मिला है, ठीक है। 586 करोड़ का FY 22-24 का। तो ये एक हम कह सकते हैं कि नोटिस से स्टॉक सेंटीमेंट एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसको इतना जीएसटी नोटिस मिला है, कितना 586 करोड़ का। तो अगर पेनल्टी कंफर्म हुई तो फाइनेंशियल बर्डन और लीगल कंप्लेंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये तो अभी पेनल्टी लगी है जीएसटी नोटिस का, ठीक है, बेसिकली रिसीव हुआ है इसको, तो अगर ये कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन दे दिया कि रियली इसको इतना देना पड़ेगा, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन 586 करोड़ का आ जाएगा, ठीक है। और लीगल कम्प्लिकेशन भी आप कह सकते हो बढ़ जाएगी, थोड़ा रूल के चक्कर में आ जाएगा, तो ये कंपनी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट में चली जाएगी। एल की बात कर लेते हैं, इसने ऑर्डर एक जीता 1000 से 2500 करोड़ के बीच में, माइनिंग टायर वैल्यू प्रोजेक्ट इंडिया और सऊदी के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और सऊदी में इसने प्रोजेक्ट वैल टायर माइनिंग का लगभग कितना 1000 से 250 करोड़ का। तो बेसिकली एल क्या कर रहा है, अपने डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऑर्डर विन से कंपनी के रेवेन्यू पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग होते हैं। डेफिनेटली अब इसको 2000 करोड़ का अगर ऑर्डर मिला है तो ये इससे रेवेन्यू क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एल की ग्लोबल पोजिशनिंग को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली सऊदी अरब से अगर ये प्रोजेक्ट मिला है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल भी अब इसका थोड़ा प्रोजेक्ट की वजह से इसको ग्लोबल पोजीशन में हिस्सेदारी मिल सकती है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी धीरे धीरे ये आ सकता है। हिंडाल्को की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली नॉवेल्स रेस 100 मिलियन वाया यूएस म्यूनिसिपल बॉन्ड, यानी कि यूएस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू $100 मिलियन का बेसिकली नॉवेल्स ने रेज्ड किया है, ठीक है। यूएस मार्केट में बॉन्ड इशू करना ये एक यूनिक मूव है, ठीक है। ये शो करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर नॉवेल्स और हिंडाल्को के एक्सपेंशन प्लान्स पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो हिंडाल्को नॉवेल्स ने बेसिकली फंड रेज किया, हम कह सकते हैं $100 मिलियन का, ठीक है। किसके थ्रू, यूएस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भी बेसिकली दिखा रहा है कि हिंडाल्को और नोवेल्सी में जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ इसके रिलेटेड है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी ने 150 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट एक्वायर किया है, ठीक है। अब बेसिकली हाइड्रो पावर एक्विजिशन से रिन्यूएबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और कंपनी का लॉन्ग टर्म फोकस क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करेगा। तो डेफिनेटली इसके लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि इसने 150 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट एक्वायर किया है। वॉर एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो इसने भी रेसो मोसा एनर्जी जो कि 53 करोड़ का 76% एक्वायरिंग करी है, ठीक है। अब एंट्री कर रही है स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो ये वॉर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि ये स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर रही है। तो वॉर अपने सोलर बिजनेस के साथ अब स्मार्ट एनर्जी सोल्यूशन में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को, ये उनके एक इंटीग्रेटेड एनर्जी टेक कंपनी बनाएगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं, तो फॉरेक्स रिजर्व एक स्ट्रॉन्ग है जो कि इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आईपीओ डिमांड अभी मिक्स्ड है, कॉर्पोरेट डील में कुछ अच्छी हमने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ को कवर किया। तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी एक स्टेबल और ग्रोइंग फेज में है, फॉरेक्स रिजर्व भी हाई है, रेटिंग अपग्रेड भी हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ। आईपीओ में भी एक सेलेक्टिव इंटरेस्ट दिख रहा है और कंपनी एक्टिवली एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज देखा कि अपने अपने एक्वायर कर रही हैं, ग्लोबल लेवल पे जा रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बेसिकली पता होनी चाहिए थी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए दी गई है, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स में बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, ठीक है। इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेशनल पर्पस वीडियो, ठीक है, जो भी मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट करके तुमको बता दी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।